दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे एजीएम की डेट आ चुकी है। कंपनी इस एजीएम के दौरान क्या क्या प्रस्ताव पास करने वाली है, कौन से रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस पावर आने वाले समय में इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो है बहुत सारा भारी भरकम कर्ज, और उसका वन टाइम सेटलमेंट चाहती है कंपनी, और इसके लिए क्या फैसले लिए जा सकते हैं जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ कितनी मजबूत है रिलायंस पावर, कितनी इसकी सब्सिडीज कंपनी, जिससे आपको भी समझ आएगा कि वाकई में बिजनेस काफ़ी अच्छा है और आने वाले इसमें रिलायंस पावर कुछ कमाल कर सकता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से उन सारी बातों को समझेंगे। दूसरी तरफ जेपी पावर, जेपी ग्रुप की बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन काफ़ी समय से स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास है। क्या आने वाले समय ये फिर से 2 डिजिट में जाएगा जैसा कोरोना के बाद में ये गया था, और क्या ये अपनी पुरानी हाई 100 रुपीज़ को टच कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फ्राइडे के दिन 65,280 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 500 पॉइंट की भारी गिरावट थी, यानी 0.77% गिरा बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे भी देख लो कि काफ़ी बड़ी गिरावट थी, 25,331 के स्तर पे 243 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.95%। निफ्टी एनर्जी में गिरावट काफ़ी बड़ी थी, लगभग 1% की गिरावट थी। अब रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.30 पर हुई, यानी शुरुआत फ्लैट हुई। गुरुवार की क्लोजिंग भी 15.30 की थी। इंट्राडे में 15.65 का हमने हाई भी देखा था। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको आगे ग्रीन जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला और जैसे बाजार में गिरावट शुरू हुई यह स्टॉक भी 14.90 तक गया लो में, लेकिन अंत में क्लोजिंग 15.25 पर रही, जहाँ पे 0.33% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट कोई बड़ी इतनी नहीं है। आप देख सकते हो कि जितनी निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी लगभग 1% की, उसके हिसाब से रिलायंस पावर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अब रिलायंस पावर ने अपने एजीएम के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर 28 जुलाई यानी फ्राइडे के दिन इसी महीने अपनी एजीएम करने जा रही है, और इसमें देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रस्ताव पास किए जाएंगे। तो कंपनी ने यहाँ पे अपने शेयर होल्डर को इसकी देखें तो कि यहाँ पे ऑलरेडी जानकारी दे दी है, और अब आने वाले समय में बहुत सारे प्रस्ताव पास किए जाएंगे, जिसमें देखें तो सबसे जो बड़ी बात है Q4 के रिजल्ट को शेयर होल्डर के सामने पेश किया जाएगा और उसको प्रस्ताव के माध्यम से उसको पास करवाया जाएगा। इसके अलावा बड़ा प्रस्ताव एक और होगा, डायरेक्टर है जो देखते हो कि श्री राजा गोपाल, वो अभी यहाँ पे देख सकते हो रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उनकी रीअपॉइंट के लिए यहाँ पे प्रस्ताव को पास करवाया जाएगा, यानी वो फिर से अपनी पोस्ट पे आने वाले समय में फिर से वो एलिजिबल बनना चाहते हैं, आने वाले समय वो फिर से अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं, और इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी। इसके अलावा ऑर्डनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से देख सकते हो कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट को पास किया जाएगा अशोक कुमार, जो एज ए कंपनी के मैनेजर होंगे, और इस प्रस्ताव को भी पास करवाया जाएगा। इसके अलावा देख दो कि पुनीत नरेंद्र गर्ग जो एज ए डायरेक्टर है, उनकी पोस्ट के लिए भी यहाँ पे देखें तो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को भी पास करवाया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ बड़े फैसले होंगे जो एजीएम के दौरान ही पता चलेंगे। तो शेयर होल्डर की यहाँ पे रजामंदी ली जाएगी, उसके बाद में ये सारे के सारे प्रस्ताव पास हो जाएंगे। तो इस डेट को आपको याद रखना, 28 जुलाई जब कंपनी की एजीएम होगी। अगर आप भी इसके शेयर होल्डर तो आपको भी इसमें वोटिंग का पूरा अधिकार है, आपको अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर रिलायंस पावर कितनी बड़ी कंपनी है, इसकी सब्सिडीज कंपनी की जानकारी एक्सचेंज को दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि शासन पावर लिमिटेड इनकी सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें 100% सब्सिडीज आप देखें तो हिस्सेदारी रिलायंस पावर की है। इसके अलावा रोजा पावर सप्लाई कंपनी यूपी की है, जिसमें 70% की हिस्सेदारी रिलायंस पावर की है। इसके अलावा विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड 100% हिस्सेदारी रिलायंस पावर की है, और इसका ही वन टाइम सेटलमेंट होने की तैयारी चल रही है। कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है और बैंकरप्सी की तो इस पर कार्रवाई हो रही है, और रिलायंस पावर इसमें सबसे बड़ी बीड लगा के इस कंपनी को अपने नाम पे करना चाह रहे हैं, यानी पूरी तरह से वो कर्ज मुक्त होना चाहते हैं इस कंपनी को लेकर। इसके अलावा देखें तो कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड 100% सब्सिडीज है। महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड ये भी 100% की हिस्सेदारी रिलायंस पावर की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 100% की हिस्सेदारी रिलायंस पावर की है। इसके अलावा रिलायंस जियो थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 75% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा देखें तो श्याम हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 100% सब्सिडीज है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे आपको तातो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे कलई पावर प्राइवेट लिमिटेड, फिर इसके अलावा देखें उर्थिंग सोबाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, रिलायंस कोल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा रिलायंस क्लीन जनरल लिमिटेड, इसके अलावा मोहर पावर लिमिटेड,
इसके अलावा समालकोट पावर लिमिटेड, रिलायंस सोलर रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान सन टेक्निक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोस्टल आंध्रा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस प्राइमा लिमिटेड, एटोस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एटोस मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड, दुरासर सोलर पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड और तेलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, सेंगलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसके अलावा रिलायंस नेचुरल रिसोर्स सिंगापुर, रिलायंस पावर नीदरलैंड, इसके अलावा पीटी हेरम्बा कोल रिसोर्स, पीटी अवनीस कोल रिसोर्स। इसके अलावा 3 इनकी 50% की हिस्सेदारी वाली कंपनी है जिसमें आरपीएल सन पावर प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएल फोटोन प्राइवेट लिमिटेड, आरपीएल सन टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस तरह से लगभग 39 कंपनीज है रिलायंस पावर की, जिसमें इंडिया के अलावा विदेशों में बहुत सारी कंट्रीज में भी है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। इस बिजनेस को आने वाले समय रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप अपनी कोशिश से आगे लेके जा सकते हैं और आने वाले समय ये डेफिनेट एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत एसेट है इनके पास। ऐसे में आने वाले समय अपने कर्ज को चुका के कंपनी तेज़ी से अपने आगे लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए वो इस समय देखें तो कुछ अपने जो बकाया बैंकों के वो डिफ़ॉल्ट भी करें, ताकि आने वाले समय पूरे एक तरह से वन टाइम सेटलमेंट कर लिया जाए। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा मौका है रिलायंस पावर में खरीदारी का। चलते हैं जेपी पावर की तरफ। 6.30 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। स्टॉक काफ़ी समय से इसी जगह पे दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक वहीं पर है, यानी 6.30 की प्राइस थी 8 जुलाई 2022 को, यानी साल भर से स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 6 मंथ की बात करो 13% की गिरावट है, 7.30 के आसपास स्टॉक था। लेकिन 1 मंथ की बात करो 0.80% की तेजी है। और अगर हम इस तरह से देखें तो ये स्टॉक 6 के आसपास है और एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी का दौर शुरू हो सकता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। मार्केट कैप 4283 रुपीज़ का, इसका करंट प्राइस मात्र 6.25 की है। लो इसका 5 का और हाई 9 रुपीज़ का है। स्टॉक का पीस 75.10 है। बुक वैल्यू इसकी 15.20 की है और इसका आरओसी 5.16% है। आरओई 0.55% और फेस वैल्यू 10 है। तो ये देख ही सकते हो अपनी बुक वैल्यू से आपको बहुत नीचे मिल रहा है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। देखिए 2020 में जहाँ पे 3.40 थाउजेंड रुपीज़ का रेवेन्यू था और 2.16 थाउजेंड रुपीज़ का भारी लॉस हुआ था कंपनी को। 2021 में 3.59 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और 0.23 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में 4.86 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और 0.11 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। 2023 में 5.92 थाउजेंड रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला और 0.06 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। तो प्रॉफिट भले ही थोड़ा सा कम हो पिछले 2 साल के मुकाबले, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और बिजनेस पटरी पर। जिस सरकार ने अनाउंस किया है कि डिस्कॉम को मजबूत करने के लिए सरकार अपनी तरफ से उनको फंड भी प्रोवाइड करे, जिससे आने वाले समय पावर सेक्टर की कंपनियों का सारा कर चुकाया जाए। तो ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर को भी इसका फायदा होगा। सरकार ने जिस तरह से प्रमोट करना शुरू किया पावर सेक्टर को, आने वाले समय डेफिनेटली इसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसकी खुद की 2 कोल माइंस भी है, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। जेपी पावर में निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।